नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। एनडीटीवी देश का पहला चैनल है जो आप तक इजरायल और हमास के बीच की जंग की बिल्कुल ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा है और आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहा है और तमाम जानकारी दे रहा है। अकेला चैनल जो गाजा पट्टी के इतने करीब है, लेकिन इस तरह की रिपोर्टिंग के अपने खतरे हैं, अपनी जोखिम है, जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अभी अभी करीब आधे घंटे पहले एक रॉकेट एश्केलॉन शहर के उस होटल पर आकर गिरा जहां हमारे दोनों संवाददाता उमा शंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा ठहरे हुए हैं, लेकिन बिना खौफ उन्होंने पहले हमें वहां से रिपोर्ट भेजी और फिर बंकर में गए। देखिए ये रिपोर्ट। ये इस होटल में हम हैं आज। यहाँ पर रॉकेट सीधे यहाँ पे रॉकेट गिरा है और इसके बाद जो है आग लगी है और धुएं की वजह से जो है यहाँ पर सायरन जो है वो भी बजा है। तो हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि होटल के जिस हिस्से में ये हुआ है वो ये फायर बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए ये यहाँ हिस्से में गिरा है और गाड़ी पे गिरा है। हमारे होटल के पार्किंग की गाड़ी पर कदम ये हमारे होटल की पार्किंग है। This is the parking where the cars were hit. There is a direct hit. Right now, this has been hit and this car is completely gone now. There is a direct hit on our hotel where we are staying. We came back after the threat and this is what has happened here. Most of the people, the guests here are still in the shelter. There is smoke everywhere. बार बार धमकी दी गई थी कि 5 बजे के बाद करेंगे और ठीक 5 बजे के बाद ये हमला हुआ है। हालांकि शहर के और किस हिस्से में क्या हुआ है वो जानकारी बाद में आएगी, लेकिन यहाँ जिस होटल में हम हैं एश्केलॉन में, यहाँ ये एक सीधा डायरेक्ट हिट रॉकेट का जिसमें कार जली है। हम बाहर और निकल कर देखने की कोशिश करते हैं कि और कहाँ क्या हुआ है। फिर से इस बार फिर से सायरन हुआ है और फिर हम लोग पीछे को भाग रहे हैं। The fires have gone off again and there might be more rocket attacks. We have come back into our bunker. We are going out to see how the damage was. This is a direct hit on our hotel and और सामने के हिस्से में जहाँ हमारी गाड़ी लगी हुई है और वहाँ पे जाकर नहीं हुआ और धुआं जो है वो चारों तरफ नजर आ रहा है क्योंकि आग लगी है बाहर और वहाँ से शीशे जो भी टूटे हैं वो भी अंदर आए हैं। तो ये जो एक्चुअल सिचुएशन है वॉर की वो यहाँ हम महसूस कर रहे हैं और एक्चुअल सिचुएशन से आपके लिए जानकारी लेकर आ रहे हैं। और जान को खतरा भी हो सकता है, लेकिन ये काम है तो काम कर रहे हैं। this is how it is and this is happening during the war zone and maybe this is what was expected. It could have happened anywhere, it has happened right in our hotel. उसी होटल में जहां पर हमारी टीम है ठहरी हुई, वहां पर यह हमला हुआ है और उसके बाद जिस तरह की वहां अफरा तफरी वो आपने देखा। इजराइल पर हमास के हमले ने इससे गाजा फिलिस्तीन के बाहर पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। अरब मुल्कों में हलचल है और अरब देशों की राय भी कुछ बटी हुई है। ईरान में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की एक आपात बैठक बुलाई गई है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बासी के साथ बात की है। साथ ही मिस्र और जॉर्डन से भी बातचीत की है। अरब लीग में शामिल देशों की भी बुधवार को आपात बैठक है। सऊदी अरब का बयान महत्वपूर्ण है। बस 2 हफ्ते पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पहली बार इजराइल के साथ शांति प्रक्रिया को लेकर सार्वजनिक तौर पर बात की थी। फॉक्स न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि सऊदी अरब फिलिस्तीनियों के अधिकार, उनकी उम्मीदों के साथ खड़ा है। इजराइल से रिश्ते सामान्य करने की दिशा में हर दिन हम मुकाम के करीब आ रहे हैं। लेकिन ये सऊदी अरब का ताज़ा बयान है। इससे पहले क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये कहा था कि हम धीरे धीरे इजराइल और अरब के रिश्ते सामान्य करने की ओर बढ़ रहे हैं, पर उसके बाद जंग का ऐलान हो गया। इसे एक ऐतिहासिक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा था और ये अरब देशों के अलावा दुनिया में भी मोहम्मद बिन सलमान की हैसियत बढ़ा देता। लेकिन हमास के इस अचानक हमले की एक बड़ी कैजुअल्टी है अरब इजराइल संधि और अब्राहम संधि, जिसके पीछे अमेरिका की भी बड़ी कोशिश रही और जिसे पश्चिमी एशिया में बड़ी उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा था।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भाषण देते हुए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा था कि अब्राहम समझौता अमन के एक नए दौर की शुरुआत है, लेकिन अमन का दौर शुरू होने से पहले अब युद्ध का ऐलान हो गया। 15 सितंबर 2020 को अरब इजरायल संबंधों को It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. No longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. 15 सितंबर 2020 को अरब इजरायल संबंधों को सामान्य करने की दिशा में उठाया गया था ये कदम, जिसके तहत इजरायल, यूएई और बहरीन के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ था, जिसकी मध्यस्थता अमेरिका ने की। इसके कुछ महीने बाद दो और देश इससे जुड़े, मोरक्को और सूडान। ऐसा लगने लगा कि और भी अरब देश इससे जुड़ेंगे, लेकिन अहम ये था कि इन देशों में से किसी की भी सरहद इजरायल को नहीं छूती। इनमें से मोरक्को के अलावा किसी ने भी 7 अरब इजरायल युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। अमन के लिए कई और कोशिशें भी हुई हैं। I2U2, जिसमें भारत, यूएई, इजरायल और अमेरिका शामिल है, वो अब्राहम संधि से पहले किया गया, जिससे इजरायल यूएई के रिश्ते कुछ और सामान्य हुए। साथ साथ बगदाद समिट, नेगेव समिट और इजरायल लेबनान जल व्यापार समझौता। जनवरी 2021 से 2023 के बीच 45,000 इजरायली लोग यूएई पहुंचे और इजरायली कंपनियों ने खाड़ी के देशों में कारोबार भी शुरू किया। अरब देशों के साथ इस शांति प्रक्रिया के बदले में रियाद और वॉशिंगटन के बीच रक्षा समझौता भी हुआ। अब हमास के इस हमले का ईरान ने आधिकारिक तौर पे कोई इसकी जिम्मेदारी तो नहीं ली है, लेकिन आयतुल्लाह खमैनी ने कहा है कि वो यहूदियों के खिलाफ हमला करने वालों का हाथ चूमते हैं। ईरान समर्थित लेबनानी समूह हिजबुल्लाह ने कहा कि ये सऊदी अरब के लिए भी पैगाम है, जो इजरायल की ओर रेंग रहा है, और अमेरिका के लिए भी, जो इजरायल का समर्थन कर रहे हैं और शांति प्रक्रिया में साथ दे रहे हैं। पूरे क्षेत्र में कोई सुरक्षा नहीं है और फिलिस्तीनी इस समीकरण से बाहर हैं। इस बीच सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हुए एक बार फिर से 2 स्टेट सॉल्यूशन को लागू करने की बात की है। 1947 में यूएन ने 2 स्वतंत्र देशों के तौर पर मान्यता देने का, फिलिस्तीन और इजरायल को मान्यता देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 2 स्टेट सॉल्यूशन के तौर पे जाना जाता है। लेकिन इजरायल की तरफ से ये कभी भी स्वीकार्य नहीं था, बल्कि इजरायल और फिलिस्तीन के आम लोग भी इसके बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं रहे। इसी साल यूएन जनरल असेंबली में राष्ट्रपति बाइडेन ने भी इसकी हिमायत की थी। लेकिन अब जो स्थिति बनी है, उसके बाद लगता है कि इस क्षेत्र में जो भी शांति प्रक्रिया शुरू हुई थी या जिसकी भी कोशिश की गई थी, उसे सबसे बड़ा झटका लगा है और कुछ दिनों तक इसकी उम्मीद छोड़ देना चाहिए। तो इसका क्या असर पड़ रहा है इस पूरे क्षेत्र पर, यह सवाल है। और अरब और इजरायल के बीच में जो रिश्ते सामान्य करने की कोशिशें हो रही थी या जो पहल हो रही थी, वो अब कहाँ जाएगी? तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व राजनयिक प्रभु दयाल, जो इस इलाके के जानकार हैं, इस इलाके में रहे हैं, और कैप्टन आलोक बंसल, जो निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के। इस समय इस युद्ध की एक बड़ी कैजुअलिटी एक तरह से बताई जा रही है प्रभु दयाल जी, जो अरब इजरायल समझौते हो रहे थे, जिसको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के तौर पे देखा जा रहा था। तो इस जंग से इस पूरे क्षेत्र में क्या प्रभाव देखते हैं आप आने वाले दिनों में? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ये हमास ने आतंकवादी हमला किया है, इसका खामियाजा पैलेस्टीनियंस को पूरी तरह से भुगतना पड़ेगा। ये आसानी से खत्म होने वाली बात नहीं है। अभी ये बात शुरू हुई है और ये लंबी चलेगी और बहुत खून खराबा होगा इसमें। अब आपने ये सही कहा कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच जो बातचीत के चांसेस थे वो डिरेल हो गए। देखिए, मैं 4 अरब देशों में पोस्टेड रह चुका हूं, इजिप्ट, दुबई, यूएई, उसके अलावा मैं राजदूत रह चुका हूं कुवैत में और मोरक्को में। पहले ये जो फलस्तीन और इजराइल का जो मुद्दा है, इसको
अरब इजरायली डिस्प्यूट समझा जाता था। 1948-49 में, 56 में, 67 में और 73 में कई अरब देशों ने साथ मिलकर इजराइल के साथ लड़ाई की थी। फिर जब मैं इजिप्ट में पोस्टेड था, अनवर सादात ने इजराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज किए, और उसके बाद हम देखते आए कि जॉर्डन ने ऐसा किया, फिर यूएई ने, बहरीन ने, मोरक्को ने और ओमान ने। तो फलस्तीनियों को यह लगने लगा था कि वो अकेले पड़ रहे हैं, और हमास ने जो ये हमला किया है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो जो सऊदी और इजराइल के बीच में बात चल रही थी उसको तितर बितर करना चाहता था। जी, लेकिन एक सबसे जो ये उसने किया कहा जा रहा है कि जो सऊदी और इजराइल के बीच बातचीत चल रही थी वो इस समय एक बिखर गई है। कैप्टन आलोक बंसल, लेकिन जो अरब मुल्क हैं या दूसरे इस्लामिक देश हैं, उनके बीच में भी कुछ मतभेद है। हालांकि अब सऊदी अरब ने, एक बहुत महत्वपूर्ण बयान है सऊदी अरब का, जो कि इस बातचीत में मध्यस्थता में काफी आगे रहा। सऊदी अरब ने साफ कहा है कि वो फिलिस्तीन के साथ है ऐसे समय में। तो इसमें कहीं इस्लामिक देशों में भी अभी ओआईसी की बैठक बुलाई गई है, अरब लीग की बैठक बुलाई गई है, इसमें किस तरह का मतभेद या असमंजस हलचल दिखता है? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस हमले से पहले अधिकांश अरब देश, विशेषकर वो जो इजराइल के सीमावर्ती देश नहीं है, वो इजराइल से संबंध सामान्य कर रहे थे। यूएई और बहरीन ने संबंध स्थापित कर लिए थे, मोरक्को ने स्थापित कर लिए थे, इजिप्ट और जॉर्डन पहले ही संबंध स्थापित कर चुके थे, और सऊदी अरब के साथ वर्किंग रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो चुकी थी। सऊदी अरब के लोग, उन्होंने औपचारिक रूप से संबंध सामान्य करने की घोषणा न की हो, लेकिन सामान्यीकरण की तरफ आगे बढ़ रहे। लेकिन इस हमले के बाद अब इन राष्ट्रों के लिए एक बहुत गहरा संकट पैदा हो गया, क्योंकि हमास ने न सिर्फ हमला किया है, हमले के साथ साथ उसने एक सांप्रदायिक औचित्य को लेकर अपना जो हमले है उसको दर्शाने की कोशिश की। उनकी जो स्टेटमेंट आई, जो वक्तव्य आया, उसमें उन्होंने कहा कि अल अक्सा मस्जिद के ऊपर जो सेटलर्स ने कब्जा किया या उसके अंदर जो उन्होंने घुसपैठ की, उसके खिलाफ ये हमला है। और इस हमले ईरान का भी बयान इस पे आया, तो वो भी दिख रहा है कि वही लाइन ले रहे हैं। वो फॉल्ट लाइंस और ज्यादा गहरी हो गई हैं। ईरान ने भी ये कहा, अयतुल्ला खमैनी ने कहा कि हम आधिकारिक तौर पर ईरान की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जिन्होंने हमला किया उनका हाथ चूमते हैं, और अल-अक्सा स्टॉर्म के नाम से इसे बता रहे हैं। देखिए, जहां तक सवाल ईरान का है, वो नैतिक रूप से तो हमेशा ही हमास का समर्थन करता रहा है। जितनी सहायता हो सकती है वो भी देने की कोशिश की है। हालांकि अभी इसको निश्चित रूप से कहना कि ईरान ने ही युद्ध सामग्री प्रोवाइड की, कहना गलत होगा। जो घटना हुई, ये घटना काफी दिनों से हो रही थी, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे हमास। इजरायली इंटेलिजेंस इसको देख रहा था। इजिप्ट ने आज ही बोला है कि हमने 10 दिन पहले इजराइल को सूचित किया था कि इस तरीके का हमला हो सकता है। तो ये जो हमला है, ये इजराइल का एक बहुत बड़ा फेलियर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उनकी इंटेलिजेंस का फेलियर है, और तो इसके कई दूरगामी परिणाम होंगे। जो इलाका जो उन्होंने कैप्चर किया, 50 साल बाद पहली बार इजराइल की जमीन पर इस तरीके का हमला हुआ। और इससे पहले मैं जब भी इजराइल गया हूं तो ये हमेशा समझा जाता था कि जहां तक इजराइल की सुरक्षा का सवाल है, वो पूरी तरह से निश्चिंत है। हमले छोटे मोटे होते रहेंगे। हमास जो एक उसका उद्देश्य रहा या इस हमले का मकसद रहा, उसको शायद वो हासिल करने में कामयाब रहा है। उसने वो संदेश दे दिया है, और जो अरब इजराइल एक बातचीत चल रही थी उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। तो एम्बेसडर दयाल, आपको क्या इब्राहिम अकॉर्ड का भविष्य है इस समय? ऐसे पहले हमने देखा I2U2 भी हुआ, और उसके बाद में इब्राहिम अकॉर्ड की बातचीत आगे चल रही थी, जिसकी वकालत राष्ट्रपति बाइडेन ने भी की। इसका भविष्य क्या दिखता है? अभी कुछ दिनों के लिए तो ये तमाम चीजें ठहरी रहेंगी। जी बिल्कुल, इन सब जो बातचीत के जरिए अरब देशों को इजराइल के करीब लाने की कोशिशें चल रही थी, वो अब रुक जाएंगी, क्योंकि हालात बिल्कुल सही नहीं है। कैप्टन बंसल ने ये बिल्कुल सही बताया कि जो हमास ने ये टेररिस्ट अटैक किया है, उसने उसको एक रिलीजियस डायमेंशन देने की कोशिश की। उसका नाम अल अक्सा फ्लड। अब अल अक्सा मॉस्क इस्लाम में
थर्ड होलीस्ट श्राइन मानी जाती है। और बहुत दिनों से हम देख रहे थे कि राइट विंग जूइश जो पॉपुलेशन है इजराइल में, उसमें और फलस्तीनियों में झड़पें हो रही थी, टकराव चल रहे थे अल अक्सा मॉस्क को लेकर। तो इसी बात को संकेत देते हुए जो हमास ने अपने ऑपरेशन का नाम अल अक्सा फ्लड दिया है, वो जरूर इस बात को दर्शाता है कि इस सब कार्रवाई को वो एक रिलीजियस तौर पे दिखाना चाहता है। और देखिए, बहुत से अरब देश हैं जिन्होंने इजराइल के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज किए, लेकिन वहां बहुत से लोग, आम जनता ऐसी है वो फलस्तीनियों का सपोर्ट करती है, इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहती। और अब जिस मोड़ पे ये सब ताल्लुकात आ गए हैं, जरूर बहुत से लोग ये कहेंगे कि अभी इजराइल के साथ जो बातचीत चल रही है वो रोकनी चाहिए। जी, तो अभी वो बातचीत भी रुकेगी और साथ साथ ये दिख रहा है कि दो खेमों में फिर से बटे हुए हैं मुल्क भी, जो इस्लामिक देश या अरब देश हैं वहाँ पे भी कुछ में ये दुविधा भी देखी जा रही है। लेकिन सऊदी अरब जो है वो खुलकर सामने आया है, जो इस क्षेत्र में एक तरह से एक मुखिया का रोल निभा रहा था इस बातचीत में। तो अब बाकी देशों का क्या आधिकारिक बयान आता है वो भी देखना है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभु दयाल और कैप्टन आलोक बंसल। सच की पड़ताल में एक ब्रेक लेंगे हम। ये जो युद्ध चल रहा है उसका उस पूरे क्षेत्र पे असर पड़ेगा, बल्कि अरब इजराइल संबंधों पर इसका गहरा असर पड़ेगा आने वाले दिनों में। एक ब्रेक के बाद इस खबर से जुड़ी दूसरी रिपोर्ट देखेंगे।